कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स में कौन सा चैप्टर, मैग्नेट में। मैग्नेटिज्म में, चुंबकत्व में क्या नियम पढ़ेंगे, बायो सेवर्ट का नियम क्या था। बायो और सावा ने कुछ प्रयोग किए, निष्कर्ष निकाले, उसके पहले हम लोग पढ़ चुके होंगे शायद। अगर क्लास आप पढ़े हैं 12th की तो उसमें क्या पढ़ा था कि ओरेस्टेड ने कुछ प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों में उन्होंने क्या कहते थे कि जब भी किसी धारावाही चालक में धारा को प्रवाहित कराते हैं तो अपने चारों ओर क्या बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। तो कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम है, कहाँ पे ज़्यादा, ये नहीं पता था, ये उन्होंने नहीं बताया। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले किसने बताया, ओरेस्टेड के इस प्रयोग को बियो और सावा ने बताया कि कोई भी धारावाही करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही, करंट या धारा बह रही तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है किसी भी बिंदु पर, वो कितना होता है। इसके मान को किसने बताया, इसके मान को बियो और सावा ने मिलकर बताया, इसलिए इसको हम बियो सावा रूल भी कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो बायो सावा रूल से हम क्या देखते हैं कि कोई भी, चूंकि हम लोगों ने पढ़ लिया था ओरेस्टेड में, ओरेस्टेड ने प्रयोग किए, अनुसंधान किए, उसमें देखा, उनको पता चला, तो वहाँ से बहुत क्रांति आई। उसमें पता चल गया था कि गतिमान आवेश क्या करते थे, पहले हमने पढ़ा था ना, स्थिर आवेश क्या करते थे, केवल वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं, और फिर पता चला कि जो गतिमान आवेश होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बना देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को निकालने के लिए किसने प्रयोग किया, मान लिया हमने यहाँ पे एक ये धारावाही चालक है, एक तार है ऐसे मुड़ा हुआ, इसमें करंट फ्लो हो रही, कितनी आई करंट फ्लो हो रही, ये अब क्या करेगा, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। और अगर ये करंट ऐसे फ्लो हो रही तो हम लोगों ने नियम सीखा होगा ये वाला कि अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं और इसको कर्ल करते हैं, हमको पता चलता है ये इसने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बनाया हुआ, धारा और ये कर्ल ऐसे मोड़ा, तो हमको कैसे पता चला कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे। तो ये इनके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसको निकालने के लिए इसका नियम किसने बताया, बियो और सावा ने। तो हमने कहा इस पॉइंट, इस तार के कारण, तो चूंकि तार में बहुत लंबाई है, एल लंबाई, मान लीजिए तार की लंबाई कितनी थी, एल, तो पूरी लंबाई के कारण आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके कारण हर जगह बनेगा। तो और किसी पॉइंट पे उसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबके कारण होगा, तो एक साथ निकालना आसान नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटी सी अल्पांश लंबाई, अल्पांश ऐसा होता है कि ना के बराबर, जिसको जीरो नहीं कहा जा सकता लेकिन जीरो है, मतलब एकदम छोटा पॉइंट जैसा, और उस पॉइंट को बढ़ाते 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 बहुत सारा, तो उन्होंने मान लो एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के कारण ऐसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। मान लो पॉइंट मतलब एक छोटी सी लंबाई है, अब इस लंबाई को मैंने जूम करना चालू किया, जूम करते गए और इसको जूम करके इतना बड़ा कर दिया कि अब ये जूम में हमको इतना बड़ा दिखता है। तो कैसी लंबाई, बहुत छोटी लंबाई, अल्पांश लंबाई, स्मॉल एलिमेंट, पूरे एलिमेंट का क्या, स्मॉल एलिमेंट, छोटा अयो, मतलब ना। तो इस लंबाई को हम क्या कहेंगे, DL। तो DL का मतलब ही क्या होता है कि बहुत छोटा हिस्सा, ठीक। तो इस हिस्से को क्या कहेंगे, इस लंबाई, इस वाले अवयव या एलिमेंट या तार के कारण किसी बिंदु पर, हमने कहा इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, हमने कहा ये बिंदु क्या है, P पर क्या निकालनी, B निकालना है। लेकिन अगर हमने पूरे के कारण हम कहते B होता, तो इस छोटे से कारण के लिए कितना होगा, तार के लिए बहुत छोटा सा होगा, स्मॉल अवयव के लिए, और उसको मैंने क्या कहा, DB, मतलब बहुत छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो इस बिंदु के कारण, तो हमने इस बिंदु को क्या किया, ये स्मॉल एलिमेंट को ऐसे मिला दिया। अब हमने कहा ये इस बिंदु और ये स्मॉल अवयव जो मिला रहा, ये इसकी मिलाने वाली रेखा है, इसके पीछे कोण, देखो कोण बढ़ेगा, कम ज़्यादा हो सकता है, हर बिंदु से ज़्यादा कम होगा। देखो ये ऐसे है तो देखो ये एंगल घटता है, ऐसे ऐसे, तो अब इससे से हम हर जगह बढ़ाते जाएंगे और ये एंगल घटेगा बढ़ेगा। तो ये हम कहाँ देख रहे हैं, इस मिलाने वाली ये रेखा, ठीक। तो इसी को कहते हैं, ये मिलाने वाली रेखा उस बिंदु और इस अल्पांश सहयोग को मिलाने वाली रेखा, इनके बीच का बना कोण कितना है, थीटा है, ठीक है, गुड। हमने कहा इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो हमने उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इस टुकड़े के कारण निकाल लेंगे, फिर सारे टुकड़ों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो टोटल तार के कारण क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की, धारावाही पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो हमने, लेकिन हमको इसमें नहीं करना था पूरा, हमने कहा कि बायो सेवर्ट ने कितना बताया था कि केवल एक छोटे से टुकड़े के कारण कितनी तीव्रता होगी, तो हम लोग निकालें एक स्मॉल एलिमेंट के कारण। तो हमने कहा इस बिंदु पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, DB। और अब कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की अपनी दिशा होती है, लेकिन इसकी दिशा कैसे निकालना, तो इसकी दिशा निकालने के लिए हम लोगों को दो नियम याद करने हैं। इसमें कौन सा नियम याद करना है, याद रखिएगा, दाहिने हाथ का नियम यूज करेंगे। किसका नियम, दाहिने हाथ का कैसे, ये जो धारा की दिशा ये, और जो ये हाथ की उंगलियां फैली हुई, ये जो डिस्टेंस लेते हैं उस डिस्टेंस की डायरेक्शन को दिखाता है,
ये। तो डिस्टेंस की डायरेक्शन ये होगी, ये इसकी। फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे, देखो इनकी डायरेक्शन, ये हाथ ऐसे, तो ऐसे ही तो मोड़ा जाएगा, उल्टा तो मुड़ेगा नहीं। तो ये कहाँ मुड़ेगा? अंदर की ओर। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? अंदर की ओर। और सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि अंदर की ओर दिशा को किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी डायरेक्शन? क्रॉस। जो बाहर की ओर आ रही हो, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर हो, उसको किससे दिखाते थे? ये। अच्छा, किससे दिखाया जाता है? ये हम बाण के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा? बाण में। बाण में तुम लोगों ने देखा होगा, ये पीछे क्रॉस होता है, ऐसे तीर बनाई जाती है, और आगे कैसा होता है? ये ऐसे नुकीला बना होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, पीछे सर्किल होता है। ये बाण चला है। तो जब कोई सामने आएगा, तुम्हारी तरफ बाण आ रहा हो, तीर आ रहा हो, तो तुमको कैसा दिखेगा? ऐसे तो दिखेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर तुम्हारी तरफ आ रहा हो और अंदर जा रहा तो कैसा दिखेगा? क्रॉस। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर है तो क्या बनाते हैं? क्रॉस। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा याद रख लेना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कब? अंदर की ओर, मतलब कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना। तब किससे दिखाएंगे? तुमको केवल पीछे का हिस्सा दिखेगा क्रॉस में, और बाहर की ओर हो तो, बाहर की ओर हो तो आप लोग किससे दिखाते हैं? ये पढ़ ही चुके होंगे, मैं रिपीट कराए देता हूँ। तो यहाँ तक की हो गया। तो इसका कागज तल के लंबवत अंदर होगा ना, ऐसे देखो, ये देखो कहाँ जा रहा है? लंबवत अंदर। ये मैंने धारा की दिशा ये हो गई, ये उसको मिलाने वाली रेखा की डायरेक्शन को ये हाथ दिखाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये अंदर। ठीक, तो इसकी दिशा बोर्ड के अंदर की ओर। मैंने किससे दिखाया? क्रॉस से। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ लिया, जो अंदर की ओर होगा क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, हमने कहा इसके कारण था। तो उसके प्रयोग के आधार पे बियोसावा ने क्या बताया? बताया कि ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। और क्या क्या बताया उन्होंने? बताने के पहले इस फिगर को मैं इधर बना देता हूँ, जिससे आपको लिखने की जगह बनी रहेगी। ये वही कहानी आई, छोटे से भाग को हमने लिया DL, पूरी लंबाई अगर L होती, हमको नहीं पता कितनी थी, इस भाग के कारण उन्होंने बता दिया था। मान ली बनाने वाली मिलाने वाली रेखा एंगल कितना ऐसे निकालना था, P, थीटा एंगल है, डिस्टेंस R है। तो क्या बताया कि इस बिंदु पे जो DB है ये किस पर डिपेंड करता है? कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? DB। उन्होंने कहा DB जो है प्रोपोर्शनल होती, कैसा? कहा अगर जो है ये इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ज़्यादा बनेगा, कम करंट होगी तो कम बनेगा। तो इसका मतलब करंट की क्या है? धारा के अनुक्रमानुपाती। तो हम क्या लिखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती? उस अल्पांश अवयव में क्या धारा, प्रवाहित धारा के क्या अनुक्रमानुपाती होती। लाइन लिखेंगे और मैं उसको डायरेक्ट सिंबल के साथ दिखाता हूँ। इसके अनुक्रमानुपाती, तो आई के अनुक्रमानुपाती, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर ये हम क्या कर दें, स्मॉल एलिमेंट ये कम है, इसकी लंबाई इतने के लिए और ज़्यादा बनेगा। क्यों? सबको पता है, ये छोटा एलिमेंट तो इतने में तीव्रता है, बड़ा तो इतना में बन रहा है, और तो जितनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे इसकी मैग्नेटिक क्या होगी? स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। क्यों? किसी भी पॉइंट पे निकाल लो तो इसके कारण इस पे केवल इतने के कारण है। अगर इतना तार हो गया तो इन सब के कारण इस पे होगा। अगर पूरा तार हो गया तो पूरे तार के कारण इस पॉइंट पे होगा। तो उस पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो उन्होंने क्या बताया? अल्पांश अवयव की लंबाई, अल्पांश अवयव एलिमेंट जिसको कहते हैं ना, स्मॉल एलिमेंट, अल्पांश अवयव के लंबाई के अनुक्रमानुपाती। क्या अनुक्रमानुपाती? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सब ऊपर एक बार में लिख दिए है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? अनुक्रमानुपाती इसके हो गया। ठीक है, इसको DL दिखा दिया स्मॉल एलिमेंट के कारण, DL है ना। फिर उन्होंने बताया कि जो इनके बीच कोण है, इस अल्पांश अवयव और इसको मिलाने वाली रेखा, इनके बीच की बना जो कोण है, इसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या मतलब साइन है ना। तो कहा क्या कि उस छोटे अवयव और उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, के बीच बने कोण की, ये सब ज्या कोण की ज्या होती है, अंग्रेजी में साइन लिखते हैं। कोण तो तुम्हारा थीटा दिया हुआ ना,
तो साइन थीटा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती लिख लेना। तो हम क्या लिखेंगे, जो तुम्हारी डी बी है वो किसके प्रोपोर्शनल, ये डी बी प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के। फिर हमने ये देखा, फिर इन तीनों इक्वेशन को हमने क्या किया, फिर उन्होंने किसके बताया, जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। तो डिस्टेंस के क्या, व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के क्या, व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको मिलाया। ये सब लिख लेना 1/r²। फिर इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, मिला दिया, एक चारों को मिलाया तो क्या बना, डी बी प्रोपोर्शनल क्या, ऊपर क्या है आई डी एल साइन थीटा, नीचे क्या r², आई डी एल साइन थीटा अपान r²। फिर तुमको पता है प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हो कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हो, तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट क्या लाया हम लोगों ने, के, तो के आई डी एल साइन थीटा अपान r²। अच्छा के क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू बियो और सावा ने मिलकर तय की, कितनी, के इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 होगा, कितना रखेंगे, म्यू नॉट अपान 4। तो इस के की जगह क्या रखेंगे, म्यू नॉट अपान 4, तो रख दो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान r²। जहाँ ये देखो 4 तो पता है, पाई रेडियन 22/7 ही होती वैल्यू। म्यू नॉट क्या है, ये इसकी चुंबकशीलता कहा गया, म्यू नॉट, जहाँ म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहते, ठीक है। कैसे, अच्छा देखो बियोसावा ने जो रूल बनाया था ये सेम उसी के आधार पे बनाया, जैसे हम लोगों ने 2 नियम पढ़े, कौन कौन से पढ़े थे, हमने पढ़ा कि जो है पृथ्वी मास के कारण क्या बनाती है, सबके पास जो मास होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो कौन सा क्षेत्र बनाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड बनता है। और चार्ज क्या बनाता है, आवेश क्या बनाते हैं, वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं। 2 चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो हमको पहले से ही, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या सीखा है कि जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या बनाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। और उस गुरुत्वीय क्षेत्र को मास क्या बनाता है, एम क्या बनाता है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड जीएफ बनाता है ना, एम क्या बनाता है, जीएफ बनाता है। मैन ना कर देना, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब क्या, मास है ना, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या बनाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा गुरुत्वीय क्षेत्र बनाता है, वैल्यू भी निकाली थी बचपन में, जी इक्वल टू जी एम अपान r²। हमने क्या देखा, जी जहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, नियतांक था, बचपन में सीखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो आवेश होता है, चार्ज, चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र। और इसके कारण हम लोगों ने सीखा था कि इसकी वैल्यू कितनी निकाले थे, कितनी निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r², ये निकाला था। इसको मैं ढंग से लिख दूँ, ये GM अपान r²। तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा हमने कांस्टेंट देखा था, ये ऐसे होता था। तो हमको क्या दिखता था कि अगर हम कांस्टेंट हटाएं तो हमको ये कैसे दिखेगा, हम इसको ऐसे लिख सकते थे, G प्रोपोर्शनल M अपान r²। यहाँ कांस्टेंट हटाएं तो E प्रोपोर्शनल किसके लिखेंगे, Q अपान r²। ये सीखने के बाद तो उन्होंने कहा जब ये दोनों नियम बन गए कि मास के कारण उसकी जो है गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होता था, उसके मास और उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण, मास के अनुक्रमानुपाती, दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने क्या देखा कि वो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था, तो चार्ज के अनुक्रमानुपाती होता था और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो कहा कि बस ठीक है, अगर किसी भी धारावाहित चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो आई से हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बना किससे बना, आई से बना, तो कहा आई के कारण बन रहा है, तो उसकी जितनी भी डिस्टेंस होगी उसकी आई बटे डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती। वो ये सोच के बैठे थे कि हम प्रयोग करेंगे और ये इतना ही आना। इन दोनों के नियम के आधार पे वो चुंबकीय क्षेत्र निकालने के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के आधार पे कितना हो जाना चाहिए था, आई अपान r²। कांस्टेंट कोई आएगा तो लगा देंगे, मान लो कांस्टेंट आता है कितना, म्यू अपान
अगर मान लो छोटा सा निकालते तो ये dB होता, उससे कोई मतलब नहीं, कितना कांस्टेंट लगा दिया म्यू 0/4 लेकिन उन्होंने अब देखो तुमको क्या क्या और नज़र आ रहा है कि केवल आई पे नहीं डिपेंड कर रहा है, DL और साइन थीटा भी आ रहा है। देखो आई DL साइन थीटा, तो केवल आई पे ही नहीं डिपेंड किया, उनको दो चीज़ें और लगानी पड़ी। क्या लगाना पड़ा? DL साइन थीटा। अगर ये ना लगाते तब तो काम हो गया था, डायरेक्ट वही नियम काम किया। तो ये क्यों लगाना पड़ा? क्यों? क्योंकि उन्होंने मेजर किया चीज़ को और बताया कि ये केवल इसकी लंबाई पे नहीं डिपेंड करता, इसका मतलब ये और कोई प्रॉपर्टी उन्होंने देखा लेंथ की वजह से भी डिपेंड करता। लेंथ बढ़ने से बढ़ रही थी तो लेंथ को भी प्रोपोर्शनल किया, अनुक्रमानुपाती किया, तो वो भी जुड़ा। फिर इनके एंगल पे इन्होंने देखा कि ऊपर नीचे कहाँ बन रही, उसके आधार पे भी डिपेंड करता है। तो इनको ये तीन चीज़ें जोड़नी, दो चीज़ें अतिरिक्त जोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने प्रयोग इसी के आधार पे किया था, इसी को सोच के वो नियम बनाने बैठे थे। ठीक है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो क्या बताते हैं उसमें कि जो DL है R है, दोनों वेक्टर प्रोडक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों परपेंडिकुलर। तो DL और R को वेक्टर प्रोडक्ट दिखाते तो कहते हैं कि DB प्रोपोर्शनल किसके होता है? I DL R, ये ठीक है, अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर। अब DL और R ये मल्टीपल नहीं है, ये वेक्टर है। कौन सा प्रोडक्ट है? वेक्टर। ठीक है, ये वाला। तो जब भी तुमने पढ़ा होगा A क्रॉस B, इसको क्या होता था? AB साइन थीटा। तो यहाँ यह क्या हो जाएगा? R DL साइन थीटा, वही रख दो। तो DB प्रोपोर्शनल I DL साइन, ये नीचे R3, डिस्टेंस कितनी थी? R3। तो DL हम कितना लिख देंगे? DL R साइन थीटा ना, DL R साइन थीटा, नीचे R3। प्रोपोर्शनल हटाया, नियतांक वही लेके आए। क्या लाएंगे? कितना लाए थे? म्यू 0/4 इंटू I DL R साइन थीटा अपान R3। ये यहीं काट देते, काहे यहाँ रखा हुआ, ये काटते, स्क्वायर बचता। तो यहाँ I DL क्या बचा? R स्क्वायर। देखो वही नियम एनसीईआरटी में तुमको ऐसे ही मिलेगा बुक में, काम वही है। ये केवल दिखा देता कि इससे हमको पता चल जाए स्मॉल एलिमेंट इधर तो ये इधर और ये डायरेक्शन ऐसे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी? परपेंडिकुलर। तीनों की डायरेक्शन दिखाने के लिए ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तब भी दोनों आता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को विराम देने से पहले मैं तुमको बता दूं कि म्यू 0/4 की वैल्यू हम लोग कितना रखते हैं? म्यू 0/4 की वैल्यू रखते हैं 10⁻⁷। ठीक है, अच्छा यूनिट कैसे निकालते हैं? तो यूनिट निकालना आसान है, क्योंकि हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट आप लोगों ने निकालना है और सीखे भी हैं। कितनी होती चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कितना होता है? हमने सीखा था वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और बहुत सारे होते हैं। टेस्ला सीखा था बी की यूनिट, और क्या सीखा था? गॉस सीखा था कि गॉस होता है, और क्या आपने सीखा था? टेस्ला होता है, गॉस होता है। तीसरा आपने सीखा था न्यूटन एम्पियर पर मीटर, है ना। तीन चीज़ें सीखी थी। तो हम इनके आधार पे हम कहते हैं हमको ये यूनिट किसकी निकालनी थी? म्यू की। तो 4 कोई यूनिट नहीं होती, बाकी सबको एक तरफ भेजेंगे। देखो DB इक्वल टू कितना? यूनिट म्यू की निकालनी ना, तो बाकी सबको उधर भेज दो। DB और क्या क्या आएगा? R मल्टीपल में जाएगा, R स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? I DL साइन थीटा। 4 भूल जाओ, उसकी कोई यूनिट नहीं ना, I DL साइन थीटा ना। तो यहाँ से वो जब निकालना चालू किए तो DB की यूनिट कितनी थी? DB क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये मैंने क्या लिखा? इंटू मीटर स्क्वायर अपान I एम्पियर होता है, सबको पता है एम्पियर होता है, एम्पियर को शुद्ध लिख लेना। और DL मीटर ही होता है, तो ये मीटर तो मीटर कट ही जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने क्या लिख दिया? म्यू की वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या होगी? वेबर पर एम्पियर मीटर। हालांकि इस बकवास से तुमको कोई लेना देना नहीं, तुम केवल याद कर लो ना। तुम लोग क्या याद कर लेंगे? म्यू की यूनिट, है ना, म्यू की यूनिट कितनी होगी? वेबर एम्पियर पर मीटर। तो ये निकालना चाहोगे तो निकाल लोगे। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी यूनिट हम लोगों ने निकालना सीखा था, केवल हमको यहाँ याद ही करनी है। तो हम लोगों ने सीख लिया इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁷ और यूनिट लगाना है। अब यूनिट पता ही हो गई तो लगा लें, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, गुड।
तो ये हमको याद रहेगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।